नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। देखो, ये जो आपके सामने फ्रंट पे दोनों आर्टिकल्स हैं, ये देखो रिलेटेड है अभी कैबिनेट में जो रीसेट किया गया, रीशफलिंग हुई है। तो फर्स्ट जो आर्टिकल है इसका थोड़ा समरी लेंगे, सेकेंड आर्टिकल ज़्यादा पॉलिटिकल है, डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा हम जो दूसरा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने ये लेट्स चेक एंड बैलेंस। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में सिविल सोसाइटीज़ कैसे काम कर सकती है और अभी तक किन किन मुद्दों पर काम करना बाकी है या फिर करने में फेल हुई है सिविल सोसाइटी, वो जानेंगे। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी काम का नहीं है। आइडिया पेज पे फिर से दिलीप कुमार जी से रिलेटेड आर्टिकल है, हमारे काम का नहीं है। इधर आप देख सकते हो हु इज़ अफ्रेड ऑफ ट्विटर। अभी ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो खींचतान है वो केवल इंडिया तक कन्फाइन नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ट्विटर पे बैन लगाया गया है। या फिर यूएसए में भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में कुछ ना कुछ तू मैं होती रहती थी। तो उसमें इस आर्टिकल में जो कुछ एक दो पॉइंट्स निकालेंगे, ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, क्योंकि ट्विटर का एक केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मानो कि क्या है ट्विटर के साथ में पूरा मुद्दा वो समझाया हुआ है, जो इतना काम का नहीं है हमारे लिए। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द जुडिशियस चॉइस, कि जजेस की अपॉइंटमेंट में आप उनकी कंपैटिबिलिटी देखो, ना कि आप प्रायोरिटी को देख करके फिर बाद में काम करो। ठीक है, कि जो जजेस वाकई में एलिजिबल हों, जिनके पास में क्वालिटी हो, उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। जानेंगे इस आर्टिकल को। ठीक है, अब देखते हैं जो आर्टिकल हमारे डिसाइड हुए हैं उनमें से डिटेल में। सबसे पहले हम सिविल सोसाइटी वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं सिविल सोसाइटी होती क्या है। सिविल सोसाइटी बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज। ठीक है, इसी तरीके से सिटीजन्स का ग्रुप हो सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो सकती हैं, रजिस्टर्ड चार्टर चैरिटीज़ हो सकती हैं, बिजनेस एसोसिएट्स हो सकते हैं, ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं, फेथ बेस्ड एसोसिएशंस हो सकती हैं, कोalition और एडवोकेसी ग्रुप हो सकते हैं, और भी बहुत सारे। मतलब ये हो गया कि जब सिटीजन्स के राइट्स के लिए जो भी ग्रुप मिलकर जो भी इंडिविजुअल्स मिलके कोई ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करें और वो राइट्स को अपहेल्ड करें या फिर डिमांड करें सरकार से, वो सिविल सोसाइटी होती है। या फिर आप कहो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज्ड हैं, उन चीज़ों की डिमांड के लिए अपने आप को ग्रुप में लेके आए, एक साथ लेकर के आए और सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि आपको ये चीज़ करनी होगी, या फिर सरकार की सहायता करे कि आप ये काम ऐसे कर सकते हो। केवल दबाव बनाना ही काम नहीं है, सरकार की हेल्प करना भी एक काम होता है इनका। जैसे मान लो अभी कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की बात करें, तो उस टाइम पर सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है सरकार को कि कैसे हम जो कोविड अप्रोप्रिएट हमारा बिहेवियर अपना सकते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करने में, मास्क फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने में, सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट करने में, ये सारा सिविल सोसाइटी का काम था। इसका मतलब ये हो गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो ग्रुप जो गवर्नमेंट में ना होकर भी गवर्नमेंट जैसे काम करता है और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश करता है, तो उनको बोला जाता है सिविल सोसाइटी। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल आपके सामने है ही। अब चलते हैं मेन आर्टिकल पे। फर्स्ट आर्टिकल है लेट्स चेक एंड बैलेंस। आर्टिकल को लिखने वाले राइटर्स हैं अपराजिता भारती और रोहित कुमार। देखो, सेकंड वेव जब कोविड-19 की आई तो उस टाइम पर हमारा देश कितने बुरे तरीके से फेल हुआ ये हमें पता है, जब हज़ारों लाखों की संख्या में डेथ्स काउंट की गई। तो ऐसे में सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, पर उस अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने में सिविल सोसाइटी फेल हुई। बहुत सारी आवाज़ें उठी, मीडिया ने ये चीज़ एक्नॉलेज भी की कि मीडिया जो है वो केवल और केवल इन्हीं बातों में बिजी रह गई कि हाँ कहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है, एक नैरेटिव क्या चल रहा है, मतलब पॉलिटिक्स को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। और रियल जो थीम होनी चाहिए थी, जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन करना कि भाई आप कर क्या रहे हो, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में मीडिया भी फेल हो गया। सिविल सोसाइटी आज देखो, वो आज खुद को री एग्जामाइन करने की ज़रूरत है कि वो सिविल सोसाइटी खुद को री एग्जामिन करे। इसका मतलब हो गया कि जो कुछ भी इस क्राइसिस के टाइम पे सिविल सोसाइटी का रोल होना चाहिए था वो परफॉर्म नहीं किया गया। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, इनको अपने खुद के रोल को एक बार रीअसेस करने की ज़रूरत है, रीचेक करने की ज़रूरत है। क्या इन्होंने सरकार को सही में अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश की?
तो ये सवाल बहुत बड़ा है। इंडियन सिविल सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि लोगों तक लास्ट माइल तक कनेक्ट होते हैं और असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा थिंक टैंक्स होते हैं जो कि सरकार की सहायता करते हैं और सरकार को आइडियाज़ देते हैं कि हम कैसे हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर भी क्या होता है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो एक अलग ही तरीके की कम्युनिटी होती है जिनके पास में इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस भी होता है और साथ में प्रैक्टिकल अप्रोच का भी उनके पास में एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी आप कंसिडर करते हो सिविल सोसाइटी में। तो आप देखो कि जब भी कोई नई पॉलिसी बनती है तो जब थिंक टैंक कोई भी पैनल कॉन्स्टिट्यूट होता है या फिर कोई भी एक्सपर्ट ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उसमें किसको लेकर के आते हो आप? सिविल सोसाइटी के लोगों को ही तो लेके आते हो, जिनको लोगों का पता है और जिनको ये पता है कि क्या किया जाए जिससे कि हम लोगों की ग्रीवेंसेस भी एड्रेस हो, उनके डिमांड भी एड्रेस हो और हम कंट्री को भी डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ ले जा सकें, जो कि एविडेंस बेस पे काम करते हैं क्योंकि वो वाकई में लोगों के बीच में रह करके काम करते हैं। इसके अलावा एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी काम करते हैं कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए सपोर्ट दे सकते हैं, किसी भी पॉलिसी को रोक सकते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट जो समाज सेवक जो होते हैं, जैसे कि अजीम प्रेम जी हो गए, रतन टाटा हो गए, या आप खुद भी, आपने भी कभी डोनेट किया तो आप भी एक अच्छे फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, आपने किसी समाज कल्याण के कार्य में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है तो आप भी समाज कल्याण के काम में समाज कल्याण का काम करते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। पर अगर पिछली 2 सरकारों की बात करें, एक तो करंट सरकार, एक प्रीवियस, चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि कांग्रेस की लीडरशिप में था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि बीजेपी की लीडरशिप में सरकार बनाता है। तो इन दोनों अलायंस जो कि कोalition सरकारें हैं, इन दोनों के जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उस अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने में सिविल सोसाइटी या फिर जो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं या फिर जो डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अनेबल रहे हैं, क्योंकि कुछ नया इनिशिएट किया गया हो डेमोक्रेसी के लिए उसमें तो ज़्यादा कुछ इन्होंने परफॉर्म किया नहीं है। पर हाँ, ये रहा है कि इन्होंने कहीं पे परफॉर्म किया है तो इनको रेट्रीब्यूशन का सामना करना पड़ा, कुछ ना कुछ हर्जाना इनको भुगतना पड़ा। पॉइंट क्या आ गया कि सिविल सोसाइटी इंडिपेंडेंटली काम करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। अब सिविल सोसाइटी एक तरीके का अपना खुद का एक मुद्दा लेकर के चलते हैं, जैसे कि मान लो कोई एनजीओ है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, तो वो एक तरीके का क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि लगातार ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये ट्राइब्स हो गई कि अपनी खुद की एनर्जी और खुद के टारगेट्स को एनर्जी को इस तरीके से डायरेक्ट करें कि जिससे कि उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करें। तो ऐसे में वो एक छोटा ग्रुप बन गया और छोटे ग्रुप को ही आप ट्राइब बोल देते हो। बहुत सारे सिविल सोसाइटी के एक्टर्स हैं, वो देखो फोकस करते हैं नैरो पॉलिसी प्रॉब्लम्स पे, काम तो करते हैं वो, पर नैरो पॉलिसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं बजाय इसके कि कोई नया इनिशिएटिव लिया जाए जिससे कि डेमोक्रेसी में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको रिफॉर्म लाया जा सके, या फिर जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, जो भी स्टैब्लिशमेंट है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। इसमें बोले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे क्या है, देखो एक सिचुएशन जो एक क्विक विन होती है, देखो हर चीज़ में क्या है, आजकल पॉलिटिक्स भी ऐसी खेली जा रही है, ऐसे पॉलिटिक्स प्ले हो रही है जिसमें शॉर्ट टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि अभी हम क्या पा रहे हैं। जैसे कल परसों हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पर कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम या कोई इस तरीके से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता जो कि हम टारगेट करके चलते हैं जिससे कि अचीव कर सके उन टारगेट्स को। प्रॉब्लम रहती है कि बस 5 साल ही तो हैं हम सरकार में, चुनाव लड़ लो और जितना आ जाए उतना धन अपने पॉकेट में भर लो, फिर बाद में पता नहीं अगले साल क्या होगा, अगले टेन्योर के टाइम पे क्या होगा। तो यही चीज़ बोले सिविल सोसाइटी भी इसी दिमाग को लेकर के चल रही है कि क्विक विंस, कि शॉर्ट टर्म में क्या मिल जाएगा, छोटे छोटे ट्वीक्स के ऊपर दिमाग लगाना शुरू कर देती है, जो क्या वाकई में इंडिया की गवर्नेंस सिस्टम को चेंज करने में सक्सेसफुल होते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर पॉलिटिक्स को थोड़ा सा इग्नोर भी कर देते हो तो ऐसे में आप लोगों के साथ में सिचुएशन आप देख सकते हो कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कि मान लो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ही बात कर लो, अभी जो इम्प्लीमेंट होनी है इस पॉलिसी के लिए, तो क्या क्या चीज़ों की कमी है, पहले वो चीज़ों की कमियां तो हाईलाइट हो ना सरकार के पास में। अब सरकार खुद इग्नोर करने के लिए बैठी है तो वहाँ पर सिविल सोसाइटी की ड्यूटी आ जाती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो 2020 वाली जो आई थी, तो इसके लिए आपको बेसिक ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। अब इन चीज़ों के लिए आप सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, ये काम होता है सिविल सोसाइटी का। ठीक है, इसके अलावा आप टेक्निकल सॉल्यूशंस पे चले जाओ तो ऐसे में सिविल सोसाइटी जो है ना वो वाकई में एक्चुअल थ्रेट जो है
उसको मिस कर देती है, जिसको बोला है मिस द वुड फॉर द ट्रीज। दैट मीन्स कि आपने रियल सिचुएशन को इग्नोर कर दिया। आपने एक्चुअल में जो सिचुएशन चल रही है कि हाँ जी डिजिटल डिवाइड है हमारे यहाँ पर है, गाँव में इंटरनेट के कनेक्शन नहीं है, शहरों में भी गरीब बच्चों के पास में नहीं है इंटरनेट कनेक्शन, फिर आप कैसे ऑनलाइन एजुकेशन देने की बात कर सकते हो? तो ये सिविल सोसाइटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकती है। आज अगर कोई ये कहे कि हाँ जी कोई पॉलिसी आ रही है, उस पॉलिसी को थोड़ा चेंज कराना है, उसके लिए तो फंड आसानी से सिविल सोसाइटी को मिल जाता है। अब सिविल सोसाइटी की लिमिटेशंस देखो कि वहाँ पर फंड्स की अगर बात करें, जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट अगर आगे आता है, तो अगर किसी पॉलिसी को चेंज करवाना है और वो भी कोई टारगेटेड मैनर में, तो बड़ा आसानी से चेंज हो जाता है। पर पार्लियामेंट और जुडिशरी की फंक्शनिंग को ही रिफॉर्म करने के लिए कोई कैंपेन चला रहा हो, तब वहाँ पर पैसा नहीं आता। एक रिपोर्ट दी गई थी मैकिन्से के द्वारा, उन्होंने मैकिन्से एंड कंपनी के द्वारा एस्टिमेट लगाया गया था कि लगभग 90% जितने भी इंडिया में डोनर्स हैं ना, उनका टारगेट होता है प्राइमरी एजुकेशन पे, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और डिजास्टर रिलीफ के ऊपर। ये मेन प्राइम फोकस रहते हैं जो भी फिलेंथ्रोपिस्ट, जो भी डोनर्स हैं ना, पैसा दान करने वाले हैं उनका। ये बात किसने कही? मैकिन्से एंड कंपनी के द्वारा। साथ में जो और दूसरे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स और गवर्नेंस, इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो इन चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली अगर देखें, दुर्भाग्यवश अगर देखें तो देखो, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी की कमी एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर अगर सिविल सोसाइटी काम नहीं करेगी तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे जैसे इरोड होते चले जाएंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं होता। ठीक है, और यही टाइम है जो वाकई में ग्रेविटी शो कर रहा है कि वाकई में अभी हमें हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, पर कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जुडिशरी की बात करो तो जुडिशरी में भी हेल्पलेसनेस देखी जाती है कि हाँ जी वहाँ पर भी जजेस कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो एस्टैब्लिशमेंट है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हीं की बात को हाँ में हाँ मिला करके आगे बढ़ा देती है। इवन पार्लियामेंट की बात देखो कि पिछले 1 साल में कोविड पीरियड में 2020 में तो शायद ही कभी मिली हो ढंग से, और जो मॉनसून सेशन अभी है उस मॉनसून सेशन को भी 2020 में, पिछले साल की बात कर रहे हैं, मॉनसून सेशन जो हुआ था वो इतना शॉर्ट पीरियड में ख़त्म हो गया था कि कोई प्लान ही नहीं हो पाया, कोई वहाँ पर सरकार से सवाल ही नहीं कर सके। हम देखते हैं 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ये सारे जो होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स ही तो हैं कि सरकार से, एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछे जा सके कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्लान है आपका। ठीक है, अब आप देखो कि इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अगर कोई पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्या आता है कि सिस्टम जो है वो क्रम्बल कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां का सामना कर रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज चेक एंड बैलेंसेज मिस है। कोई पूछ ही नहीं रहा है कि सरकार क्या कर रही है और क्या करने के लिए जा रही है, तो उनको क्या जवाबदेहीता रखनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी उनको रखनी पड़ेगी। तो ऐसे में एक ये टाइम है कि हम हमारे पार्लियामेंट्री रूल्स को री एग्जामिन करें, और जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है उसके फेवर की बजाय एक बैलेंस बनाया जाए। ठीक है, हमें जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, फेडरल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वे में अपनी डिमांड पुट कर सकें। और इसमें क्या है, जैसे जीएसटी की हम बात करते हैं, जीएसटी में लगभग 70% जो टैक्स का हिस्सा था स्टेट्स के पास में, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उसका 70% हिस्सा ऐसे कैसे जीएसटी के अंडर उन्होंने छोड़ दिया। किस गारंटी के बेसिस पे? कि कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा, पर कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाना वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट में चला जाता है। सेंटर स्टेट रिलेशंस की आप बात करो कि कितनी बार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स में ब्रीच करती रहती है उनके खुद की जो ज्यूरिसडिक्शन है स्टेट्स की, उनको। ठीक है, सो जो मीडिया है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपने देखी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, वो मीडिया को भी फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो वही चीज़ आप कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए तो दी हुई है ना, कि कहीं पर भी कोई गफला अगर हो रहा है कोई भी हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, उन बातों को ईजिली एक्सपोज किया जा सके, ट्रांसपेरेंट मैनर में उनकी फंक्शनिंग को इंश्योर किया जा सके। सिविल सोसाइटी के पास में बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, और उन कामों को अगर इग्नोर कर दिया जाएगा तो लॉस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के द्वारा
पेनिसिल्वेनिया का एक सेंटर फॉर हाई इम्पैक्ट फिलेंथ्रोफी के द्वारा एक कुछ सजेशन दिए गए हैं कि फिलेंथ्रोफिस्ट को फोकस कहाँ करना चाहिए। नंबर 1 सिटीजन्स की एम्पावरमेंट पे, इसके अलावा फेयर प्रोसेसेस को बनाने में, इसके अलावा रिस्पॉन्सिव पॉलिसी बने। ऐसा नहीं कि आप पॉलिसी बना रहे हो उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, और दूसरा कि आप पॉलिसी ऐसी बना रहे हो कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, अभी प्रायोरिटी कुछ और है, बना कुछ और रहे हो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को आप स्ट्रेंथन करो। सोशल कोहेशन, कि लोगों के बीच में सामाजिक जो जुड़ाव है वो बढ़े, ऐसा काम करो। तभी तो फिर सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। अगर समाज ही डिवाइडेड होगा तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में समाज को बहुत मुश्किलें आती हैं। डेमोक्रेसी को फंडामेंटली हमें एक शेप देने की ज़रूरत है, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने खुद के एजेंडाज को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। जैसे हमने अभी देखा ना कि फिक्स यहाँ पर ये तो कुछ 4-5 पॉइंट्स है, इन्हीं के ऊपर फोकस करके रह जाती है सिविल सोसाइटी। ह्यूमन राइट्स और गवर्नेंस के बारे में बात ही नहीं करते हैं, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। साथ में इंडियन इंस्टीट्यूशन को कोलैबोरेट करना चाहिए करंट सिचुएशन के साथ में, और जो यूनिफाइड वॉइस है कि वाकई में अभी होना क्या चाहिए, कि हम इंडिया वाले चाहते क्या हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट की डिमांड पूरी हो पा रही है। एम्प्लॉयमेंट की डिमांड नहीं पूरी हो रही तो सरकार के ऊपर उस तरीके की एक प्रेशर क्रिएट करे, डिमांड करे, जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में और अकाउंटेबल मैनर में सरकार उन चीज़ों को एड्रेस कर पाए। कोविड की प्रॉब्लम आप देखो कि वैक्सीन का जो इशू था, जब शुरू में फ्री में वैक्सीन दे रही थी सरकार, ठीक है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा वैक्सीनेशन का अपने हाथ में लिया था, प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा छोड़ दिया था। उसके बाद में और 250 रुपये में प्राइवेट सेक्टर में लगने लग गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। वहाँ पर अगर सिविल सोसाइटी सही तरीके से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में पावरफुली अगर इमर्ज हो, और वहाँ पर सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए लगातार दम लगाए अपना, तो सरकार को फिर इतना, वो जो सेकेंड वेव के टाइम पे जब वैक्सीन शॉर्टेज थी उस टाइम पे डेथ नहीं होती, ठीक है। एक प्रूडेंट वे में अगर प्लान किया जाता तो क्या हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करने से पहले हम हमारी खुद की सेल्फ सफिशिएंसी इंश्योर नहीं कर सकते थे कि हमारे यहाँ पर भी जनता बहुत सारी है और कोविड को हमने इतना हल्के में लिया। सिविल सोसाइटी ये रिसर्च भी तो करती है ही ना कि दूसरे, जैसे अमेरिका में अगर फर्स्ट वेव जब आई थी उस टाइम पे कितनी डेथ्स हुई थी, तो उस टाइम से हमें लर्न करना था। तो ये काम हो जाते हैं कि आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोच करके फिर सरकार की अकाउंटेबिलिटी और उनकी फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट करवा सको, ठीक है। वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी हो तभी लोगों की डिमांड्स पूरी हो सकती हैं, और पॉलिसी मेकिंग में भी सिविल सोसाइटी को एंगेज करना चाहिए, और सिटीजन्स की जो नीड है उसको मेन सेंटर में रखने की ज़रूरत है। पर देखो पॉइंट क्या आ जाता है, केवल छोटी मोटी पॉलिसीज़ में चेंज कराने तक ही सिविल सोसाइटी अपने आप को कन्फाइन कर चुकी है, जिससे कि सिटीजन्स को जो उनकी सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो मिल ही नहीं पाती। स्पेसिफिक डेवलपमेंटल चैलेंजेस जो हैं उनको केवल और केवल आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक डेवलपमेंटल चैलेंज, ऐसा नहीं कि पूरे सिस्टम में कोई चेंज किया जाए, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो में वेरिएशन आए। तो हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को। चेक एंड बैलेंसेस हमारे कंटिन्यू होने चाहिए, तभी तो पावर सेपरेशन की बात की गई है आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी में, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है तो एक कलेक्टिव फेलियर है सिविल सोसाइटी का भी, और इस फेलियर को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द जुडिशियस चॉइस। आर्टिकल को लिखा है दुष्यंत दवे, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और जो बार काउंसिल है उसके चेयर भी रह चुके हैं। देखो इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये बहुत सारे हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने फ्रीडम गेन करने के लिए अपनी लाइफ को बिल्कुल सेक्रीफाई कर दिया, उनके लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए तहे दिल से, और हम बोलते हैं। साथ में हम हमारे देश के लिए बड़े ग्रेटफुल हैं कि वाकई में कितना अच्छा एक डेमोक्रेटिक मैनर में हमारा देश कंटिन्यू कर रहा है। 70 साल हो चुके हैं, पर क्या हमारा ग्रेटिट्यूड ही देना केवल सही रहेगा, या फिर डेमोक्रेसी में जिन फ्रीडम्स की हम बात करते हैं या फिर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जिनकी बात करते हैं उनको हमें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की भी ज़रूरत है, जिसमें अभी हम टार्डिनेस देखने को मिल रही है। टार्डिनेस का मतलब हो गया कि बहुत स्लो एक्ट देखने को मिलता है। पिछले आर्टिकल में भी हमने सिविल सोसाइटी की बात की, अब हम यहाँ पर जुडिशरी की बात करेंगे। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनमें डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो इस्टेब्लिश किए जाते हैं ना, जिसमें 3 होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ऐसे में एक दूसरे को ये चेक एंड बैलेंस करते हैं और एक प्रोडक्टिव मैनर में आगे काम करते रहते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी इंडियन जुडिशरी एक प्राइड का प्लेस रखती है, बहुत ही हाईएस्ट, कहता ना कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल दे दिया वर्डिक्ट उसके ऊपर कुछ नहीं है। जिसका अभी लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि
जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा है, स्टेटहुड रीस्टोर करने की बात आ रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों यहाँ पर अपनी बातें क्यों नहीं खुल के बोल रही हैं, या फिर जो उनके मन में जो डर है या फिर जो दर्द है उनका 5 अगस्त 2019 का, जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कश्मीर की स्पेसिफिकली, तो वो क्यों नहीं खुल के बोल रही? उनका एक ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में है ये सारा मुद्दा, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई रिजल्ट नहीं आता, वर्डिक्ट नहीं आता, तब तक हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो चल रहा है उसको स्मूथली चलने दो, ठीक है? क्योंकि स्टेटहुड हो चाहे फिर डिलिमिटेशन, हाँ चलो डिलिमिटेशन और इलेक्शन कराना जरूरी है, स्टेटहुड का पॉइंट आते ही बोलते हैं कि पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके वेट कर लेते हैं। तो आप देखो कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेस पे हम रखते हैं हमारी हायर जुडिशरी को। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी, और यही चीज़ एनविसाज की गई थी। इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर वहाँ से कोई गड़बड़ हो जाए तो जुडिशरी उन गड़बड़ों को चेक कर सके, ठीक है? सिटीजन्स और जुडिशरी दोनों को हमें अट्रैक्ट, मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। पर आज अगर हम देखें तो जुडिशरी जो है वो शायद ही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर एग्जीक्यूटिव को चैलेंज करती हुई दिखाई दे रही है, या इसमें यहाँ पर हम जो पूरा सेगमेंट देख रहे हैं ना, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। साथ में जो इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं जुडिशरी की, वो भी लगातार इरोड हो रही है। और यहाँ पर ज़रूरत किसकी है कि कोई स्क्रूपुलसली एक प्रॉपर वे में फॉलो किया जाए लॉज को, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद की प्रोटेक्शन को खुद इंश्योर करे। स्क्रूपुलसली का मतलब होता है कि आप ऑनेस्ट वे में, रिगरस वे में, लीगल लिमिट्स को अंडरस्टैंड करके और फिर काम करो आगे, ठीक है? अब देखो, जब जजेस की अपॉइंटमेंट की बात आती है तो जजेस केसेस की बात करते हैं ना, तो सेकंड जज केस आया था 1993 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब भी जजेस की अपॉइंटमेंट हो तो एक चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है, दैट इज़ कि एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जहां पर आप कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन पे ध्यान दोगे। मतलब ये हो गया कि आप इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी में कोई भी जज की अगर अपॉइंटमेंट करते हो तो उसके पहले एक सेलेक्टिंग प्रोसेस होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपॉइंटमेंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट से पहले जुडिशरी की, हायर जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना जरूरी है। पर इस ओपिनियन का मतलब केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन नहीं है, जी बिल्कुल नहीं। यहां पर 1993 में कॉलेजियम सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है और बोल दिया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन का मतलब हो गया कि उनके साथ में जो कॉलेजियम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस की का ग्रुप होता है, जो कि पूरा डिस्कशन करेगा, और फिर उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन लेकर के जाएंगे एग्जीक्यूटिव के पास में कि भाई हमने ये लिस्ट डिसाइड की है और हमारे यहाँ पर इतनी अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट है, अब आप अपॉइंट कर दो जिनको भी आप अपॉइंट करना चाहते हो उस लिस्ट में से। तो ऐसे में कॉलेजियम सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था उसको चैलेंजेस भी बहुत सारे देखने पड़े थे, पर कॉलेजियम सिस्टम में मेन क्या था कि आप कैसे भी करके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन है वो इंडिविजुअल ओपिनियन ना हो करके एक कलेक्टिव ओपिनियन होना चाहिए। क्योंकि एपेक्स कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो वहां पर कोई एक जज तो बैठते नहीं है, वहां पर ग्रुप ऑफ जजेस बैठता है, तो उस केस में उनकी बातचीत, उनको कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वही चीज़ यहाँ पर 1993 के केस में डिक्लेयर हुई थी। देखो इसके पीछे वजह क्या है, मेन वजह क्या है, क्यों ऐसा आपने किया? क्योंकि आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हो। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शुड बी प्रिजर्व्ड, और उसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है 1973 का, केशवानंद भारती केस, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आ जाता है। उसमें यह कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो एक प्रॉपर बैलेंस में वे में अगर रूलिंग को, तो उसके लिए रूल ऑफ लॉ होना ज़रूरी है। और रूल ऑफ लॉ के लिए देखो हमने एन.वी. रमन्ना, जो हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जिनमें 4 मेन चीज़ें हमने बताई थी, वो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है? उन 4 मेन चीज़ों की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, उनमें से एक चीज़ थी कि लॉ है वो क्लियर और एक्सेसिबल होना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का, सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, एम्बिग्यूटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ में ये कि लॉ को ओबे किया जाए।
इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, जो सरकार, जो लेजिस्लेचर कानून बनाती है, वही अगर कानून को नहीं मानेंगे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कौन करेगा? जुडिशरी। चेक एंड बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर प्रिजर्व करना है तो रूल ऑफ लॉ होना ज़रूरी है, और उसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी मस्ट है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है। तो ऐसे में अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे, हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट के टाइम पे हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उनका और इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना मस्ट हो जाता है। तो वही तो फाइनलाइज करेंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, किसकी अपॉइंटमेंट बाद में हम करेंगे। अब ये जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी था, तो इसमें कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पज ये है कि हम कैसे भी करके जितने भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो, उनमें से बेस्ट चॉइस हम ले सकें। सुपीरियर जुडिशरी की बात करो तो जजेस की अपॉइंटमेंट में बेस्ट ऑप्शंस को अगर हम लेंगे, जिसके पास में पूरा एक्सपर्टाइज हो, जो कि लीगली एक्सपर्टाइज हो, खुद एबिलिटी रखता हो कि हाँ केसेस को हैंडल कर सके, उसका खुद का पर्सनल कंडक्ट और एथिकल बिहेवियर अच्छा रहा हो, फॉर्मनेस हो कि हाँ कहीं पे इल विल ना हो या फिर बायसनेस ना हो, या किसी भी बाहर का, जैसे मान लो कि दो पार्टीज हैं ए और बी, इनमें से किसी का भी डर नहीं होना चाहिए जज के ऊपर। इसी तरीके से फियरलेसनेस, डरना नहीं होना चाहिए। फॉर्मनेस की जो बात बोल दी वो बात बोल दी, कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके बोला है हमने, ठीक है। लॉ को, रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करने के लिए जुडिशरी काम करे। ऐसे इंडिविजुअल्स को अगर हम अपॉइंट करेंगे तब हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, और एक चेक एंड बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यू बना रहेगा। देखो, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 124 और आर्टिकल 214 को बार बार री इंटरप्रीट किया है, और इसमें क्या है कि जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है कि हायर जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट होगी उसके पीछे केवल एक रूल काम करेगा, दैट इज रूल ऑफ लॉ, कि कैसे आप कानून बनाते हो और उन कानूनों को फॉलो किया जाता है, और उससे फिर बाद में आपके डेमोक्रेटिक एथोस हैं वो बिल्कुल भी वायलेट नहीं होते। आपको पता है एनजेएसी का कॉन्सेप्ट आया था, तो उस टाइम पर भी यही तो चीज़ दी गई थी कि इस तरीके से अगर पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस का अगर रोल यहाँ पर प्ले होने लग गया जुडिशरी में अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो फिर बाद में जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे रह गई। तो ये कह के कि 2017 में उसको बिल्कुल एनजेएसी वाला कॉन्सेप्ट जो था उसको बिल्कुल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्क्रैप कर दिया था, और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको भी नल एंड वॉइड कंसिडर कर दिया था। अगर करंट कॉलेजियम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, उनके अलावा जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ये फिलहाल कॉलेजियम सिस्टम है। आने वाले टाइम पे जस्टिस नागेश्वर कॉलेजियम ज्वाइन कर लेंगे, और उनकी वो जगह किसकी लेंगे? जस्टिस नरीमन की। तो ऐसे में बोले ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं कि जो वाकई में फॉर्मिडेबल फोर्स है, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा अपनी बातों पर एकदम अड़ने वाले लोग हैं कि हाँ जो बात सही है, लीगल है, जो रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड किया जाता है उस चीज़ को फेवर करने वाले हैं। तो ऐसे में जब अपॉइंटमेंट्स की जाएं तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें हमने देखा ना कि फॉर्मनेस हो, फियरलेसनेस हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है उस पर्सनैलिटी में, और खुद का एथिकल कंडक्ट वो भी अच्छा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की बात करें तो जुडिशरी का अगर आज देखें इंडिपेंडेंस का इरोजन हो रहा है लगातार, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट भी हुआ था। जब मई 23, 1949 की बात है, जब केटी शाह, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जुडिशरी, तभी तो सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जा पाएगा, तभी आप एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर हैं उनके ऊपर लगाम लगा पाओगे। अगर उस केस में जुडिशरी में अगर एक केस जिसमें जुडिशरी पे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का ज़्यादा पकड़ बना दी गई, तो उस केस में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो ऐसे में सिविल लिबर्टीज़ को कौन प्रोटेक्ट करेगा ये बताओ आप। तो ये चीज़ तो पहले ही थी कैविएट। बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी यही बात कही कि जी बिल्कुल बात ठीक है आपकी कि एग्जीक्यूटिव को दूर रखने की ज़रूरत है, और साथ में जो कोई भी अपॉइंटमेंट जुडिशरी में हो वो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स की होनी चाहिए कि हाँ वो वाकई में उस काबिल है कि हाँ उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि हाँ वो जज बन सके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। अब नवंबर 25, 1948 इंडिपेंडेंट हुए, 1 साल भी नहीं हुआ ढंग से। बख्शी टेकचंद ने क्या कहा कि मुझे अभी डर लग रहा है, ये एक तरीके का फियर है
कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगातार अब अपनी दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, किस पे? जुडिशरी पे। तो राइटर बोल रहे हैं कि जब डर 1948 में ही था तो 2021 में तो आप सोचो क्या हाल हो गया होगा। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या, कि NJSC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो कि 2016 में फिर उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के द्वारा। ठीक है, ये क्या कहा गया था कि आप यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को अगर अपना से कहने की कोशिश करने की, मतलब उनका अगर से होता है जुडिशरी, हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, तो बोला इंडिपेंडेंस कहाँ रह गई। ये तो सारा का सारा रेसिप्रोसिटी का खेल हो गया कि हाँ जी एग्जीक्यूटिव जो हैं वो तो उन लोगों को अपॉइंट करेंगे, उन जजेस को अपॉइंट करेंगे जो उनके फेवर में डिसीजन दे, और जजेस जो हैं वो लगातार एग्जीक्यूटिव के फेवर में डिसीजन देते रहेंगे, जिससे कि उनकी भी सिक्योरिटी और आराम से वो अपना टेन्योर पूरा कंप्लीट करके चले जाएं और रिटायरमेंट के बाद में फिर एग्जीक्यूटिव के अंडर में ही कोई बढ़िया सी पोस्ट लेकर के अपनी ज़िंदगी बिता लें। तो ये चीज़ बड़ी गलत हो जाती है। इसी चीज़ को लेकर के इस जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए NJAC को रिजेक्ट कर दिया गया था। देखो, जस्टिस HR खन्ना ने इमरजेंसी के पीरियड के टाइम पे जब उन्होंने अपनी खुद की एक बुक लिखी थी, ठीक है, उसमें बताया है, बुक है उनकी नीदर रोजेज नॉर थॉर्न्स, ना तो गुलाब और ना ही कांटे। उसमें उन्होंने कहा था कि आज का अगर कोई ट्रेंड देखें तो कोर्ट में अप्रोच क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, उसमें हमें केवल और केवल एक चीज़ देखनी है कि सिटीजन्स के लिए क्या अच्छा है। गवर्नमेंट की तरफ टिल्ट अगर कहीं पे भी कोर्ट कर है, झुकाव अगर कोर्ट्स का गवर्नमेंट की तरफ है, तो बोलो वो चीज़ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नहीं है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने वाली नहीं है। MC सेतालवाद, जो हमारे फर्स्ट आप देखोगे अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने भी अपनी बुक में लिखा लॉ एंड अदर थिंग्स में कि जब अपॉइंटमेंट होती थी जुडिशरी में उस टाइम पे, बोले जिस टाइम पे चीफ जस्टिस SR दास की अपॉइंटमेंट को लेकर के उन्होंने कहा था कि ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और उन्होंने कमेंट भी एडवर्सली किया था। तो आप देखो कि एक अटॉर्नी जनरल सरकार के लिए काम करते हैं तो भी उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी वॉइस रेज की। तो डिसेंट आवाज अगर नाराजगी की हो तो उसको भी सुना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो राइटर एक चीज़ क्या बोलना चाह रहे हैं बार बार कि देखो, सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस की अपॉइंटमेंट हो तो वहाँ पर उस इंडिविजुअल को जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो उसकी कंपैटिबिलिटी देखो। वहाँ पर हमें उन वैल्यूज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा जिन वैल्यूज़ को देख करके हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि वो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, लीगल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए केसेस को हैंडल करने का, ना डर हो और ना डालमडोल हो कि बस जो बोल दिया वो बोल दिया। किस बेसिस पे? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, और जो लॉज बने हुए हैं उनको, और बेसिक लॉज क्या आपको पता ही है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ध्यान रख करके। तो यहाँ पर देखो, जो जजेस हैं उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री को कंटिन्यू करना, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो उसी पर उनको काम करने की ज़रूरत है, और अपनी और उनकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जिसमें तभी जा कर के जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह पाएगी, एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी लिमिट्स को ब्रीच नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, हु इज़ अफ्रेड ऑफ ट्विटर। आर्टिकल को लिखा है क्रिस्टोफ जेफरलॉट और आदित्य शर्मा के द्वारा। देखो, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कोविड-19 के चक्कर में कितना परेशान हुआ और हमारे जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम था कितना फ्रेजाइल था, कितना वीक था, वो बिल्कुल ओपन अप होके आ गया है। तो ऐसे में उसी टाइम पर एक ट्वीट आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उस कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया था उस ट्वीट में कि किस तरीके से इस पूरे कोविड सिनेरियो को मैनेज किया जा सकता है। तो कांग्रेस अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए ट्वीट करती है, ठीक है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, किस बेसिस पे चल रहा है, अब मीडिया ही बोल दिया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वही आ गया। हाँ, वो बात ठीक है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत उसी में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई है कि आप किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकते हो आपके खुद की फ्रीडम को एंजॉय करते करते, राइट। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो अपनी तरफ से गाइडलाइंस या फिर कुछ बुलेट पॉइंट्स डिक्लेयर किए कि कैसे इस बीमारी को टैकल किया जा सकता है, उसको फिर बाद में टूल किट बोल दिया गया और राजनीति शुरू हो जाती है यहीं से। और कहा जाता है कि ट्विटर जो है वो बायसनेस दिखा रही है, लेफ्टिस्ट है, मैनिपुलेटेड मीडिया है, इस तरीके के माहौल बनने शुरू हो जाते हैं। और अब यहाँ से शुरू होती है ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में खींचतान। इसके पीछे कोई इंडिया ही नहीं,
अमेरिका में भी रिपब्लिकन्स, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लो, उनके अकाउंट को भी तो सस्पेंड किया। ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर चल रही है तो वहां पर कोशिशें क्या की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके द्वारा कि कैसे भी करके इनकी आवाज़ को दबाया जाए। तो सेम चीज़ बोला इंडिया में भी, इंडिया भी उसी लाइन में कंटिन्यू लगा हुआ है। आज ट्विटर और फेसबुक की बात करें तो पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर बहुत बार ऐसे मुद्दे आए हैं जब इनको अप्रोच किया गया है सरकार के द्वारा और सरकार ने ये बोला कि ये पर्टिकुलर अकाउंट्स हैं, ये पर्टिकुलर पोस्ट्स हैं, इनको आप बंद करो क्योंकि ये केओस फैला सकते हैं पूरे देश के अंदर। तो ऐसे में ट्विटर ने, फेसबुक ने लगभग 100 पोस्ट हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर डिलीट भी की है। और फिर उसके बाद में आप देखते हो कभी 1200 पोस्ट अकाउंट्स को बंद करने की बात की जाती है जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें। और ट्विटर के जो हेड हैं, ठीक है, जैक डॉर्सी, इनको भी फिर अकाउंटेबल ठहराया जाता है कि ये लगातार जो है वो लेफ्टिस्ट अप्रोच को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर राइट यहाँ पर पॉइंट क्या रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, एक तरीके से यूजर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपना यूज़ कर सकें। पर इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ की गई है फ्लिप फ्लॉप कि सरकार ने बोल दिया, एक बार कर दिया, फिर सरकार ने बोला अब नहीं मानेंगे हम आपकी बात में। दूसरा, रविशंकर प्रसाद जी का भी आपको पता ही है कि जब आईटी मिनिस्टर थे, अभी तो रिजाइन दे दिया उन्होंने, आईटी मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर उनका अकाउंट भी क्या था, एक बार लॉक कर दिया गया था और ये कहा गया था कि आपने कॉपीराइट वायलेशन किया है। सोनी का जो वो AR रहमान का गाना था 1971 का जो वॉर था जिसमें बांग्लादेश लिबरेशन कराया था इंडिया ने, उसको कमेमोरेट करने के लिए या उसकी एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए उन्होंने वो गाना शेयर किया था। तो कॉपीराइट का क्लेम करके और उनका अकाउंट एक बार बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि ट्विटर और रविशंकर प्रसाद के बीच में फिर खींचतान शुरू। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ पर आज IT रूल्स आ गए हैं नए। ठीक है, 26 मई से तो इम्प्लीमेंट प्रॉपर होना था और फरवरी में अनाउंस कर दिए गए थे। तो ऐसे में जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने IT रूल्स जो नए आए हैं इनको फॉलो नहीं किया है तो उनके अगेंस्ट में क्या ऑप्शन आ गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो सेक्शन 79 है जिसमें कि सेफ हार्बर का प्रोविज़न दिया हुआ है, वो सेफ हार्बर वाला प्रोविज़न ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में सोशल मीडिया को और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिर बात आ जाती है आत्मनिर्भर भारत की कि आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करना, जैसे कि कू है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ही है इस ट्विटर की तरह ही, उसको प्रमोट करने के लिए आप अगर ट्विटर जैसे ऑप्शंस को अगर बंद करोगे तो क्या कंपटीशन आप प्रॉपर अपहेल्ड कर पा रहे हो? तो कॉम्पिटिटिव वैल्यूज़ के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल मिसबिहेवियर देख सकते हो कि वर्ल्ड लीडर हर तरफ देखो डिजिटल मिसबिहेवियर के अपने हिसाब से हर कुछ ही लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है नाइजीरिया का। ठीक है, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है मुहम्मदू बुहारी, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ट्विटर की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कुछ अब्यूजिव कंटेंट था तो ट्विटर ने उस पोस्ट को सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे में फिर उन्होंने क्या किया, रिटेलिएट किया और ट्विटर को वहाँ पर बैन नहीं कर दिया। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का केस हमने देखा और इंडिया अब जो है अभी इस नए एरिना में एंटर हो चुका है। तो ट्विटर जो है, इस तरीके के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका देखो एक ऑप्शन क्या है, अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है तो यहाँ पर डिसेंट का राइट भी है और डिसेंट देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े आसान होते हैं। आप भी अगर मेरे से नाराज़ हो तो 2 सेकंड में कमेंट कर दोगे सर ये बहुत ही घटिया वीडियो था, राइट। तो ऐसे में डिसेंट को सुनने की कैपेसिटी है कि नहीं किसी में, वो देखने वाली बात है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि डिसेंट का जो डर है सरकारों में, वो डर इनको बंद करने के लिए दबाव बना रहा है। देखो 2017 में हमारी सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में चेंज कर दिया था, जो कि एक्ट कब से चल रहा है, 1885 से। और उसमें क्या प्रोविज़न थे कि टेम्परेरी सस्पेंशन किया जा सकता है टेलीकॉम सर्विसेज का। अब आप देखो जी कि हमारे यहाँ पर कितनी बार इंटरनेट शटडाउन रहता है। 2012 में सिर्फ 3 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ था, जो कि बढ़कर के 2018 में हाईएस्ट पहुंच गया 134 बार। पूरे साल में इतनी बार इंटरनेट शटडाउन देखा गया था। ठीक है, और ये डेटा किसने कंपाइल किया है? सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के द्वारा। तो हमारे यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुई है, जो कि शायद वर्ल्ड में टॉप पे चलता है इंडिया। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पर अभी फ्रंट पेज पे भी आप देखो न्यूज़ क्या आई है कि फेसबुक की जो रेलेवेंस है एक बार उसको चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में जो राइट्स हुए थे 2020 फरवरी में, बोले उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत यूज़ किया गया था। तो ऐसे में एक मुद्दा वो है। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था, इसी के तहत जो हुआ था ना,
इसी का केस है वो जो फ्रंट पेज पे है, मैंने अभी बताया, शाहीन बाग जो राइट्स हुए थे। तो इस तरीके से पॉइंट क्या निकाला जा रहा है कि सोशल मीडिया, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, ये लगातार जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की हेल्प कर रहे हैं। आज देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ तक ग्रैब कर पा रही है, कहाँ तक पकड़ बना पा रही है पूरे अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोट बैंक या किसी की भी, इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यूज़ किए जाते हैं। बहुत पैसा फेंकती है ये कंपनीज भी यूज़ की जाती हैं। और इसके अलावा एक केस आया था, मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल, जिसमें ये बताया गया था कि फेसबुक ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की हेल्प की है, पर्टिकुलरली कांग्रेस की, कि बोले डेटा शेयर किया है उसके लिए। तो ये चीज़ें ब्लेम गेम चलते रहते हैं इनके बीच में। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी देखो अनबायस्ड मैनर में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका काम क्या है, केवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। अगर ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेंगे तब तो देखो उस परिस्थिति के अंदर तो इनको सेफ हार्बर वाला जो प्रोविज़न है वो मिल जाएगा। देखो जी, सरकार अगर कोई कानून लेकर के आती है और उस कानून को अगर जुडिशरी अपहेल्ड कर दे, तो उस केस में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जुडिशरी ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री है कोई भी एक्शन लेने के लिए ट्विटर के अगेंस्ट में। इसका मतलब क्या हो गया, जुडिशरी ने अपहेल्ड कर दिया। अब सवाल यह है कि इस केस में कितना मिलावट है, कितना रियलिटी है। बाकी जो जुडिशरी ने कह दिया उस चीज़ को हमें मानना होता है, उसी को इंटरप्रीट किया जाता है। हाँ, अब ये हो सकता है कि ट्विटर उस केस, उस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को जो चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा वो फाइनल होता ही है फिर बाद में। तो ऐसे में ट्विटर को या फिर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी रूल ऑफ लैंड, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी कानून हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम है। और उसके बाद में सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जब ये एक बैलेंस वे में काम करेंगी, एक न्यूट्रल वे में काम करेंगी, तो कोई भी यूज़र अगर इस पर उल्टा सीधा शेयर करेगा तो उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा, ना कि इन ट्विटर और व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉइंट थे, तो कुछ ट्विटर की तरफ से ऐड मैंने लास्ट में कर दिए, जो हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं। देखो, लास्ट आर्टिकल में ज़्यादा कुछ तो है नहीं काम का, बस इतना ही बताया हुआ है कि अभी जो अचानक से चेंजेस किए गए हैं, द बिग रीसेट, जिसमें कैबिनेट में वेरिएशन किए गए हैं। आर्टिकल 370 भी अचानक से आया था, डिमोनेटाइजेशन भी अचानक से आया था। तो बोले ये जो रीसेट अभी देखने को मिल रहा है वो भी बोला अचानक से ही आया है। तो अभी चैलेंजेस बहुत हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर थे, तो उनको भी रिमूव कर दिया है, क्योंकि कोविड को सही से टैकल नहीं कर पाए थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, वो भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो एडिटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं, जी आपने कर दिया, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये है, जो चैलेंजेस है उनको सही से करो। एक तो कोविड-19 सही से टैकल होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छे से आनी ही चाहिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक्सेलरेट करो आप जल्दी से। प्रोडक्टिव कन्वर्जन होना चाहिए। जो भी बिग टेक्नोलॉजी या आईटी मिनिस्ट्री के बीच में जो कुछ भी खींचतान हो रही है ना, टग ऑफ वॉर हो रहा है, उन कंपनियों के बीच में सेटलमेंट होना चाहिए। नया आईटी रूल्स को अगर रिव्यू करने की ज़रूरत है तो उसको रीलुक करो ढंग से, और जल्दबाजी मत करो। गाँवों में और शहरों में या फिर गरीब अमीर के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उसको सही करो, तब जा करके आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सेम चीज़ आप देख सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो कोर्ट्स हैं उनके बीच में जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो एक बायसनेस देखने को मिल रही है, उसको फिर इंडिपेंडेंट मैनर में काम करवाने की ज़रूरत है। तभी जाके एक वेलफेयर कंट्री बन पाएगा, वेलफेयर स्टेट का काम हो पाएगा, जो कि डीपीएसपीज में एनविसाज्ड है हमारे यहाँ पर पार्ट 4 में। ठीक है, इकोनॉमी का हाल हमें पता है कितना बुरा है। खैर, इकोनॉमी में तो कोशिश सरकार की तरफ से पूरी की जा रही है। आरबीआई भी अच्छा काम कर रहा है, तो फिस्कल जो पॉलिसी सरकार बनाती है वो भी अपनी तरफ से काम कर रही है। पॉइंट क्या है जी, आपने चेंज तो कर दिए मिनिस्टर्स, रिजल्ट अच्छा आएगा तो मतलब बनेगा, नहीं तो क्या मतलब है। ऐसा पोर्टफोलियो चेंज करते रहो फिर तो केवल एक ही हो गया कि एक मिनिस्टर फेल हुआ, दूसरे को ला करके बिठा दिया, बस अकाउंटेबिलिटी ना हो, जवाब ना देना पड़े। ये काम नहीं हो सकता ना। काम होना चाहिए कि सही तरीके से काम हो। ठीक है, तो डिस्कशन में देखो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।